तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपिका और आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पे हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं उसको बहुत ही विस्तार में यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न ना छूटने पाए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसी बात पे आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। और आप हमें अगर रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आप जानते हैं हम आपको पहले प्रोवाइड करवाते हैं एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है। तो आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और पूरे डिस्कशन को सुनिए, फिर उसके बाद में आप उसका आंसर कीजिए। और आंसर नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और हम बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, जो भी आर्टिकल्स आते रहेंगे तो उसका आप आंसर करते रहिएगा। इससे आपकी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत होती रहेगी चीज़ों को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हम देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का सेशन अपना। पहला आर्टिकल होगा फॉर आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स पायलट्स नेम्ड एज अ पॉसिबल मिशन क्रू। हमारा जो मिशन गगनयान है, जो गगनयान हमारे जो क्रू मेंबर को लेकर के जाने वाला है स्पेस में, तो उसको हम देखने वाले हैं कि उसमें कितने लोगों को नॉमिनेट किया है। पहले पेज की न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। और अगला उसी से ही संबंधित ये भी है, अगला ही फॉर आईएएफ पायलट्स नेम्ड एज अ पॉसिबल गगनयान क्रू, उसी से ही संबंधित जो अगला बचा हुआ पेज होता है आगे का वो है इसमें। अगला क्या है, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सेज गवर्नमेंट। जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा था इंडिया का, इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट, वो अभी कंप्लीट हो गया। उसमें 10,000 जीनोम को हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसको थोड़ा विस्तार से देख लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया के लिए। तो ये चीज़ें हम देखेंगे और ये वर्ल्ड में भी ऐसा जो है जीनोम प्रोजेक्ट चलता है, तो उसको भी हम देखेंगे साथ में। अगला होगा सिमलीपाल सीक्स मोर फीमेल टाइगर्स फ्रॉम अदर रीजन्स। सिमलीपाल में जो टाइगर्स है उनमें जो है इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो हम देखेंगे इनब्रीडिंग क्या होता है, उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। म्यूटेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेलेनिस्टिक टाइगर्स वगैरह की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है और क्या ये टर्म्स है। ऊपर में साथ में ही और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे जो ओडिशा सरकार है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमारे यहाँ ओडिशा में कुछ और फीमेल टाइगर्स को ला करके यहाँ पे बसाया जाए हमारे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जिससे इसकी डाइवर्सिटी टाइगर्स की इंक्रीज हो सके, जिससे प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल हम देखेंगे दोस्तों। आगे है विजुअल डिलाइट्स, और उसके आगे होगा, यहाँ पे भी एक न्यूज़ है, और उसके आगे होगा होम सेक्रेटरी गेट्स पावर टू डिस्ट्रॉय इंटरसेप्शन ऑर्डर्स। अभी तक जो है इसके पहले 10 ऐसे डिपार्टमेंट्स को ये अधिकार था और अभी ये होम सेक्रेटरी को अधिकार मिल गया है। तो देखेंगे ये चीज़ होती क्या है और क्या है इनमें ये सारी चीज़ें। और आगे होगा जो हमारा HCES है, फुल रिजल्ट्स टू बी आउट बाई जून। ये जून तक इसका पूरा रिजल्ट आ गया है और ये इसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे ये क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। ये आर्टिकल निकला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में निकल ही रहा है कई दिनों से। वाई साइंस नीड्स सस्टेनेबल फंडिंग। साइंस को सस्टेनेबल फंडिंग की ज़रूरत क्यों है। हमारा साइंस का सेक्टर, अगर हम चाहते हैं कि हम 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं। ये सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो हम देखेंगे। और ये है हमारा आज का क्वेश्चन, और हम आपको एक कोट बताने वाले हैं। कोट किसका है, वो है एरिस्टोटल का कोट है। उन्होंने क्या कहा हुआ है दोस्तों कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। वी आर वॉट वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। और जो हमारा एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस देन is not an act but habit. Is not an act but habit. अब यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, ये अरिस्टोटल, इनको हम अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु किसके, सिकंदर के गुरु कहे जाते थे ये अरस्तु जी, ठीक है।
इन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें भी कही थी। देखिए, महान से महान इंसान में भी कोई ना कोई जो है एक खामी आपको दिख ही जाएगी। चीज़ें डेवलप होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, तो लोगों के थॉट प्रोसेस भी चेंज होते हैं, सोसाइटी की चीज़ें चेंज होती है, तो बहुत सी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो उस टाइम पे किसी बहुत महान व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही रही होगी जो कि उसके उस टाइम के हिसाब से हमें बहुत सही लगता रहा होगा, लेकिन बाद में जब टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, जब चीज़ें अलग हो जाती हैं, बाद में ही वही चीज़ें हमें ऐसी लगने लगती हैं कि इन्होंने इतना महान होकर के ऐसा क्यों बोला। लेकिन खामियां तो हर किसी में ही हो सकती है दोस्तों। देखिए, इनका ये कोड क्या है, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। हम क्या हैं, हम जो चीज़ें लगातार रिपीटेडली करते रहते हैं वही हैं हम। और हमारा जो एक्सीलेंस है, कोई बहुत ही एक्सीलेंट है किसी चीज़ में, वो क्या है, वो बस एक एक्ट ऑफ हैबिट है। आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को रिपीटेडली करते रहते हो तो आप उसके मास्टर बन जाते हो किसी भी चीज़ के। आपकी पढ़ाई के लिए भी ये सही है। आप एक्सीलेंट कब बनोगे, आपकी एक्सीलेंसी कब आएगी उसमें, जब आप कहते हैं ना कि लक्ष्मीकांत वो आपने 10 बारी पढ़ लिया, 12 बारी पढ़ लिया, तो आपने रिपीटेडली उस काम को किया और आप उसके मास्टर बन गए। अब आपसे किसी ने कहीं से भी उसमें क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। ये वही चीज़ की बात नहीं कही जा रही। आप सक्सेसफुल एक लाइफ बनाना चाहते हैं, उसमें भी अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है और आप रिपीटेडली वो काम करते रहते। इवन आप देखिए, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ही चीज़ को बार बार वही चीज़ करते रहते हैं और उसको जो है अपनी स्किल को और ज़्यादा इन्हेंस करते रहते हैं। कोई अगर जो है एथलीट है, कोई स्प्रिंटर है, बहुत तेज़ दौड़ने वाला इंसान है, वो क्या करता है, वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करता है। अभी टाइम लगाया उसने कि हाँ मैंने इतने सेकेंड में इस बारी जो है इतने 100 मीटर्स की रेस को जो है क्वालिफाई किया, तो अगली बारी मैं जो है इतने ही सेकेंड में इसको करने की कोशिश करूँगा। वो रिपीट करते रहते, रिपीट करते वो एक ऐसा टाइम आता है जब उसमें वो मास्टर हो जाता है। उनके जैसा कोई नहीं रहता। और जो लोग उतने लेवल तक रिपीट नहीं कर पाते हैं, उतना रिपीट नहीं करते चीज़ों को, तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग जो हैं आज के टाइम पे, हम क्या है, हम रिपीटेडली कोई काम को करते रहते हैं, वही उसी को ही कहते हैं कि हम उसी तरीके से हो जाते हैं। कोई एक तरीके से कह दीजिए, हमारी जो हैबिट होती है, अपनी हैबिट, ये किसने दिया था, ये एरिस्टोटल ने दिया था, या कहीं पे कोट करने के काम आ सकता है आपके। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपको बताना है इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि अभी अभी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया हुआ है 2011-12 के बाद से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और अभी इसका फाइनल एक वो आने वाला है सर्वे, फाइनल जो आएगा जून में आएगा, मई के बाद जून में आएगा, जब इलेक्शन वगैरह ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आएगा। क्या है, किस मंत्रालय द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES आयोजित किया गया। कौन सा मंत्रालय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण करवाता है। पहला, ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए चल लेते हैं, बाद में हम इसके आंसर को देख लेंगे। हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इसका आंसर, तो आप आंसर दे लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे मोराल को थोड़ा बूस्ट करिए, हमारे पूरी टीम के मोराल को थोड़ा बूस्ट करिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, इससे मोराल बूस्ट होता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। आज क्या है, आज है हमारा नेशनल साइंस डे है दोस्तों। आज क्या है, नेशनल साइंस डे है। कब होता है ये, 28 फरवरी को होता है, 28 फरवरी को होता है। इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन February 28 ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी। किसके उपलक्ष्य में ये मनाया क्यों जाता है, जो हमारे रमन इफेक्ट थे, रमन इफेक्ट दिया था किन्होंने, CV रमन ने दिया था। हमारा जो रमन इफेक्ट 28 फरवरी 1928 में, कब, 28 फरवरी 1928 में, तो इसीलिए हमने 28 फरवरी को एज अ साइंस डे के रूप में मनाना शुरू किया है। इन्होंने CV रमन इफेक्ट दिया था और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था उसके लिए दोस्तों, फिजिक्स में। और पहले टाइम कब मनाया गया था ये, February
1987 में पहली बार हमने नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया था। और फॉर हिज डिस्कवरी सर सीवी रामन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। 1930 में 1928 में इन्होंने डिस्कवरी करी थी और 1930 में इनको नोबेल प्राइज जो है प्रदान किया गया था। और इसकी थीम क्या है इस बारे की हमारी नेशनल साइंस की, वो क्या है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत मतलब हमारी जो इंडिजिनस, जो हमारी घरेलू टेक्नोलॉजी है उसको हमें यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारत को विकसित बनाने के लिए, ठीक है। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ होम ग्रोन इनोवेशंस इन इंडिया साइंटिफिक प्रोग्रेस। हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस में अपने होम ग्रोन इनोवेशंस को, जो हमारे घरेलू नवाचार है उनको जो है बढ़ावा देना है, उन्हीं के लिए ये हमारा थीम अब की बार का रखा गया है। तो ये देख लीजिएगा 28 फरवरी को होता है हमारा नेशनल साइंस डे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। 4 IAF इंडियन एयरफोर्स पायलट्स नेम्ड एज पॉसिबल गगनयान क्रू। 4 लोगों को जो है अभी एज गगनयान क्रू मेंबर जो है भेजने की बात कही गई है, क्योंकि हम गगनयान से अपनी जो है ह्यूमन फ्लाइट को एक तरीके से भेजने वाले हैं स्पेस में। और कहाँ पे भेजेंगे हम, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट कितनी रेंज क्या होती है लो अर्थ ऑर्बिट की, वो लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होती है। 2000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली आती है आपकी क्या, लो अर्थ ऑर्बिट आती है। और इसमें किन किन लोगों का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है जिनको उनको भेजा जाएगा हमारे गगनयान क्रू के लिए। पॉसिबल है इनमें से ही कुछ लोगों को चूज़ किया जाएगा, कई लोगों को चूज़ किया गया था, फिर जिनको रशिया में काफ़ी टफ ट्रेनिंग के से उनको गुजारा गया है, हमारी इसरो ने करवाई उनकी ट्रेनिंग, फिर रशिया में ले जा कर के वहाँ पे भी ट्रेनिंग करवाई गई उनकी। देख रहे हैं आप रशिया भी अभी हमारे जो है इस गगनयान मिशन का एक तरीके कह दीजिए पार्ट है। पार्ट किस सेंस में है, वो हमारे जो जाने वाले हैं स्पेस में हमारे क्रू मेंबर्स, उनके जो है उनकी ट्रेनिंग के लिए एक तरीके से हमारे में पार्ट है रशिया। आप देखेंगे तो क्या है, इंडिया ऑन ट्यूसडे एंड अनाउंस द नेम्स ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेटेड फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन प्लान्ड फॉर लॉन्च इन 2025। इसके पहले हमने 2024 का रखा था, लक्ष्य रखा था, उसके बाद जो है फिर अभी हमने 2025 कर दिया है इसके लक्ष्य को। 2018 में अनाउंस किया था मोदी जी ने इस गगनयान मिशन को कि हम ह्यूमन को भेजेंगे। द नेम्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट्स कौन कौन हैं, ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालाकृष्णन नायर, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन है अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोगों को जो है नॉमिनेट किया है एक तरीके से, इनको ट्रेनिंग से गुजारा जा रहा है जिससे कि ये जो है वहाँ के जाने लायक, वहाँ के इन्वायरमेंट और कंडीशन को अडॉप्ट करने लायक हो जाए। और मोदी जी ने ये भी बोल दिया है कि हम 2035 तक हम जो है अपना एक स्पेस स्टेशन खुद का बना लेंगे। अभी इंडिया का स्पेस स्टेशन नहीं है, आप जानते हैं चाइना वगैरह का स्पेस स्टेशन है, यूएसए का है, रशिया का है, लेकिन अभी इंडिया का जो है स्पेस स्टेशन नहीं है। तो इंडिया ने इस तरफ जो है हमारे मोदी जी ने बोला है कि हम 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना लेंगे स्पेस में। और ये 4 नाम उन्होंने दिए, और ये कहाँ से जो है वर रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। केरला में तिरुवनंतपुरम में है, केरला की जो है कैपिटल कहिए आप, तिरुवनंतपुरम में केरला में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमारा। द फाइनल क्रू फॉर द मिशन विल बी पिक्ड फ्रॉम अमॉन्ग द 4। फाइनल जो है जो क्रू होंगे इन्हीं 4 में से जो है किन्हीं 2 को जो है चूज कर लिया जाएगा स्पेस में जाने के लिए। अभी सबको काफ़ी हार्श ट्रेनिंग से गुजारा जा रहा है, काफ़ी कठिन जो है ट्रेनिंग उनको मिल रही है, जिससे कि देखा जा सके कौन इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाले हैं। शॉर्ट लिस्टेड थ्रू अ rigorous selection process, they have been undergoing training in various aspects of space flight, initially in Russia, पहले ये रशिया में ट्रेनिंग के लिए गए थे, and later at the astronaut training facility established by ISRO in बेंगलुरु।
फिर दूसरी बारी वो कहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई है, ये इस्टेब्लिश कहाँ किया गया है, हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने के लिए एक जो है इस्टेब्लिश किया गया है, एक फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है इसरो के द्वारा। वो कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु में। इसका नाम क्या है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश्ड बाय इसरो, कहाँ पे, बेंगलुरु में। द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 4 विथ एस्ट्रोनॉट विंग्स। ये चारों एक तरीके से एस्ट्रोनॉट विंग के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिस्टोड astronaut wings to be astronaut designated for the mission at the Vikram Sarabhai Space Center in तिरुवनंतपुरम ऑन ट्यूसडे। एज ये एस्ट्रोनॉट विंग के तौर पर इनको जो है रिप्रेजेंट किया गया है, इन चारों लोगों को वहाँ पे मोदी जी ने उनको रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू इसरो द गगनयान प्रोग्राम इज डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजिनस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा हमारा गगनयान। हमारी खुद की हम ये अपनी खुद की इंडिजिनस, हमारी खुद की इंडिया की कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए कि भाई हम भी इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम जो है वहाँ पे अपने मिशन को भेज सकते हैं। द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू पेव वे फॉर सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। क्या है ये, कौन सा प्रोग्राम है, सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। मैं इसलिए आपको चीज़ें रिपीट करती हूँ जिससे आपके दिमाग में दोस्तों एक बारी को बैठ जाए, और कल को अगर ऑप्शन में कहीं भी आ गया तो कम से कम आपको ये क्लिक कर जाए कि हाँ ये ऑप्शन तो मैंने कहीं पे देखा था। ठीक है, उससे भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी अगर कहीं पे कुछ रहता है तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। फॉर इंडियन एयरफोर्स पायलट्स नेम्ड एज अ पॉसिबल मिशन क्रू, इसमें भी कुछ चीज़ें उन्होंने लॉन्च करी। क्या किया उन्होंने, इन द रन अप टू द क्रूड मिशन टू लियो इसरो इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट। कई टेस्ट करवाए हैं उन्होंने। कौन कौन से टेस्ट, जैसे दीज इंक्लूड द इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, IADT टेस्ट। IADT इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट करवाया है कि एयर ड्रॉप से जो है मतलब हवा से फिर कैसे नीचे उनको लाना रहेगा। टेस्ट व्हीकल मिशंस, इनके व्हीकल के मिशंस के लिए टेस्ट करवाया गया। पैड अबॉर्ट टेस्ट भी करवाया गया है, PAT। पैड अबॉर्ट टेस्ट भी, PAT। तीन तरीके के टेस्ट हैं ये। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट करवाया गया है, टेस्ट व्हीकल मिशन करवाया गया है, और पैड अबॉर्ट टेस्ट करवाया गया। देयर विल बी अनमैन्ड फ्लाइट्स बिफोर द एक्चुअल फ्लाइट। पहले जब ये फ्लाइट जाएगी तो इसके पहले एक अनमैन्ड, जिसमें कोई भी इंसान नहीं होगा, वो फ्लाइट पहले भेजी जाएगी। उसके बाद वो जब सफल हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा से अपने जो मैन्ड फ्लाइट है हमारी वो हम भेजेंगे वहाँ पे। इसरो हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड प्लान्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाई 2040। इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि हम 2040 तक मून पे, अभी तो हम स्पेस में जा रहे हैं, मून पे हम 2040 तक जो है अपने एस्ट्रोनॉट को भेज देंगे वहां पे। ठीक है, ड्यूरिंग हिज विजिट मोदी रिव्यू द प्रोग्रेस ऑन द गगनयान मिशन एंड डेडिकेटेड 3 टेक्निकल फैसिलिटीज। वहां पे विजिट के दौरान उन्होंने 3 टेक्निकल फैसिलिटीज को जो है डेडिकेट किया। वहां पे 1800 करोड़ की लागत की थी वो तीनों कौन कौन सी थी। दिस इंक्लूड्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्राइसोनिक विंड टनल एट द VSS विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। क्या उन्होंने एक जो है इंक्लूड क्या था उसमें, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्राइसोनिक विंड टनल। ट्राइसोनिक विंड टनल था एक। दूसरा इंटीग्रेशन फैसिलिटीज फॉर द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV के लिए जो है फैसिलिटेट करने के लिए एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्रा में है ये। एंड द सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, SIET। सेमी क्रायोजेनिक एक होता है, क्रायोजेनिक एक होता है सेमी क्रायोजेनिक। जो अर्ध क्रायोजेनिक है, आधा क्रायोजेनिक है, वो इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा दाब और ताप के माध्यम से कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, वो हम बाद में देख लेंगे कहीं पे, फिर से उसको मैं लेकर के आ जाऊंगी आपके लिए। स्टेज फैसिलिटी एट द इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC एट महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ये कहाँ पे है हमारा इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC, कहाँ पे है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है ये। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को इन्होंने किया। एक था ट्राइसोनिक विंड टनल इन्होंने दिया। दूसरा इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए दिया उन्होंने। ये कहाँ के लिए किया,
सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लिए। ये कहाँ पे, आंध्रा में है। विक्रम साराभाई वाला आपका केरला में है, और दूसरा आपका क्या है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC कहाँ पे है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द ट्राइसोनिक विंड टनल प्रोड्यूसेस अ controlled uniform air flow over scale models of rockets and aircrafts to assess their aerodynamic characteristics। एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो ट्राइसोनिक विंड टनल है, ये जो है कुछ जब ये हमारा गगनयान यहाँ से जाएगा या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, ये क्या प्रोड्यूसेस अ कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म एयर फ्लो। कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म जो है एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई भी फ्लाइट वगैरह जाती है, मतलब कि स्पेस के लिए कहीं के लिए, तो वो एयर को कंट्रोल करने की कि किस तरीके से उस पर एयर का जो प्रेशर होगा, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए, मेजर करने के लिए, उसको देखने के लिए क्या दिया हुआ है इन्होंने, क्या दिया, ट्राइसोनिक विंड टनल जो है दिया हुआ है। It is designed to mark ISRO self-reliant in the end-to-end design of upcoming launch vehicle project। तो इसलिए इन तीनों ही उसको जो है प्रोजेक्ट को यहाँ पे उन्होंने दिया हमारे इसरो को, जिससे कि इसरो हमारा कल को फ्यूचर में बिल्कुल भी किसी और कंट्री पे डिपेंड ना रहे, सारी की सारी चीज़ें वो खुद से ही कर ले यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये सब देख लीजिएगा आप एक बारी, और आपको लगे तो। और आगे क्या है, अपकमिंग लॉन्च व्हीकल project, the PSLV integration facilities PIF, PSLV integration facilities at Sriharikota will give ISRO the capability to increase। ये जो दूसरा था PIF है, एक है आपका ये जो पहला क्या है ट्राइसोनिक विंड टनल था, दूसरा PIEF था, PSLV इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज था, तीसरा आपका क्या था SIET। ये क्या था SIET, सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है। ये तीन चीजें थी। Give ISRO the capability to inform 6 to 15, capability to increase the number of PSLV missions in a year from 6 to 15। ये जो है, जो ये PSLV इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज जो वहाँ पे हुई, उसकी वजह से एक साल में जो हम अभी 6 भेज पाते हैं, कुछ फ्लाइट्स अपने PSLV के माध्यम से रॉकेट लॉन्च कर पाते हैं, वो बढ़ करके हमारा जो है 15 हो जाए एक साल के अंदर में, जिससे कि हमारी जो है कैपेबिलिटी बढ़ जाए PSLV की। और अगला क्या है, SIT विल बी यूज टू टेस्ट द CE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन एंड स्टेजेस विच विल इंक्रीज द पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ द लॉन्च व्हीकल। ये जो SIET है, सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, ये किसी भी मिशन में उसके पेलोड को की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। पेलोड क्या होता है, पेलोड होता है दोस्तों किसी भी मिशन में जब हम यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, कोई मिशन भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके साथ में जो उसमें सामान जाता है, एक तरीके से समझ लीजिए वही उसका पेलोड है। पेलोड सामान इन द सेंस कि उसमें रिसर्च के लिए क्या लगाया गया है, मान लीजिए उसमें कैमरा लगाया गया है तो वो उसका एक पेलोड हो गया। और भी कुछ चीज़ें ऐसी लगाई गई हैं, कुछ रडार का सिस्टम लगाया गया है, इमेजिंग रडार का सिस्टम लगाया गया है, ये सारी चीज़ें जो उसमें इंक्लूड की गई हैं वो उसका एक पेलोड हो गया। पेलोड मतलब यही है कि उसमें कितनी चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं जो वहाँ पे पहुँच करके रिसर्च करेंगी। तो यहाँ पे किसी भी मिशन में पेलोड को बढ़ाने की क्षमता जो है विकसित करेगा हमारा क्या, ये सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ। काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये दोस्तों, पहले पेज का है। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सेज गवर्नमेंट। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, गवर्नमेंट ने बताया है। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था और ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा था, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ऑन ट्यूसडे ऑफिशियली अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ द 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट्स एंड अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस डेटाबेस टू होल जीनोमिक सीक्वेंस आउट ऑफ इंडिया। जीनोम मतलब, जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या था दोस्तों, जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब है जैसे हम इंडिया के सारे लोग हैं, तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, तो सबका निकाल के सबके जीन को एक तरीके से रीड करना। उनका जो जीन होता है, जैसे मेरे मदर फादर से मिला हुआ मुझे जीन होगा, आप लोगों को आपके मदर फादर से मिला हुआ जीन होगा, तो आपके जीन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका जीन किसी बाहरी बीमारी से प्रभावित हो सकता है, या फिर उसमें क्या और क्वालिटीज़ हैं, हम किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या है कैसे है, हमारा जो है पुराना कितना लॉन्ग टर्म से हमारी ये जो है जीन का चला आ रहा है, हमारी जीन एथनिसिटी हमारे जीन की
कितनी पुरानी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जीनोम जो है प्रोजेक्ट में। इसमें जो है जीन को रीड किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के जीन को रीड किया गया, तो अभी 10,000 जीनोम को यहाँ पे रीड कर लिया गया है। तो यही बात कही जा रही है, इसी वजह से ये इसका फ़ायदा क्या होने वाला था। देखिए मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि पहले हमें यही नहीं समझ आ पाता है कि ये जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। जीनोम प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया कि वो जीन को रीड करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये इसलिए चलाया गया था कि जिससे कि हम ये पता कर पाएँ कि कितनी वल्नरेबिलिटी है, डिजीज़ वगैरह किसमें कितने होने के चांसेस है, कौन सा जीन कैसा है। तो इससे हम काफ़ी चीज़ों को अपने काफ़ी चीज़ों को बना सकते हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट देख सकती है कि क्या कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जीन सीक्वेंसिंग चल रही थी, ये वर्ल्ड लेवल पे भी ये काम चल रहे हैं, तो इंडिया में भी चल रहा था। एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस डेटाबेस ऑफ होल जीनोम सीक्वेंस आउट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया से जो है एक जीनोम डेटाबेस तैयार करके, मतलब एक जगह पे रख देना है पूरा डेटा निकाल करके जीन का, जिससे कल को कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे जा करके उन जीन की जो है रीडिंग हो सके। कोई कल को वायरस आकर के अटैक कर देता है किसी के ऊपर, तो जल्दी से जल्दी उसके लिए वैक्सीन वगैरह भी हम बना सकते हैं कि हाँ वहाँ से जीन को रीड कर लिया, कौन सा जीन कैसा काम कर रहा है, किस चीज़ पे कैसा काम कर रहा है। तो ये चीज़ें देख करके उसके लिए हम स्पेसिफिकली कोई स्टेप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। वाइल इंडिया फर्स्ट सीक्वेंस द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम इन 2006, इंडिया ने पहला जो सीक्वेंस कंप्लीट किया था 2006 में कंप्लीट किया था, पहला सीक्वेंस जो हुआ था इंडिया का डेटाबेस का जीनोम सीक्वेंसिंग का, ठीक है। Creating a database that is representative of India's population diversity is seen as a key step to being able to learn about genetic variants that are unique to India's population groups and use that to customize drugs and therapies. ड्रग्स और थेरेपीज को कस्टमाइज करने के लिए जो है ये हमारे काम में आ सकता है। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में कितना वेरिएशन है, कौन सी पॉपुलेशन कहाँ से आई, ये चीज़ें भी हमें पता चल जाएंगी कि हम कहाँ से किस जो है ओरिजिन से बिलोंग करते हैं जीन सीक्वेंसिंग के माध्यम से। अबाउट 20 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, कितने इंस्टीट्यूशंस ने पार्ट लिया इसमें? 20 इंस्टीट्यूशंस ने पार्ट लिया है, याद रखना है, ठीक है, 20 इंस्टीट्यूशंस ने। अबाउट 20 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट विद द इंडिया। दो मेन इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं हमारे? IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में है, ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। दूसरा आपका कौन सा है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कहाँ पे है आपका? हैदराबाद में है। हैदराबाद में है आपका कौन सा? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सेंटर, ये ही दोनों सबसे प्रमुख जो है इंस्टीट्यूट है जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है उनमें हेड कर रहे हैं ये दोनों। तो ये आपको याद रखना है ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे हैं। पहला जो मैंने आपको बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है। दूसरा आपका है द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, ठीक है, याद रखना है आपको। द इंडियन पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, 1.3 अरब की जो हमारी आबादी है, कंसिस्ट ऑफ ओवर 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स। 1.3 बिलियन की जो हमारी आबादी है, 1.3 अरब की, मतलब 1.25 अरब से ज़्यादा हो गई अब हमारी आबादी। तो जो इतनी आबादी है इसमें कितने ग्रुप कंसिस्ट करते हैं अलग अलग एथनिसिटी के? कोई आप मान लीजिए हमारी डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में ही आप देख लीजिए कि ओरिजिन कहीं पे हुआ ह्यूमन का, जो है आप समझ लीजिए अफ्रीका में हुआ, निएंडरथल्स वगैरह, वहाँ से जो है होमोसेपियंस वगैरह निकले, फिर वो वहाँ से निकल करके फिर अलग अलग पार्ट्स में गए पूरी दुनिया के। तो कहीं पे भी आप अगर एकदम बेसिक लेवल पे उनके जीन के जाओगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि वो वहीं से ही ओरिजिनेट हुए, वो कहीं ना कहीं से आए हैं। पूरी वर्ल्ड में ही आप देख लीजिए जो भी ह्यूमन है कहीं ना कहीं से उनके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं से आए थे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारी 1.3 अरब की आबादी है उसमें टोटल मिला के ऐसे 4600 ग्रुप आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते होंगे। 4600 ग्रुप आपको मिल जाएंगे, याद रखना है ये चीज़ें। कल को आपको ऑप्शन में पूछ लिया कि हमारे इतने ग्रुप्स जो है कंसिस्ट करते हैं, या फिर ये कौन सी मेन वो है आपकी इंस्टीट्यूट्स है जो इसको हेड कर रही हैं, या फिर आपसे पूछ लिया कि कितने इंस्टीट्यूट्स जो है इसमें शामिल हुए। ये सारी चीज़ें ऐसी कुछ क्वेश्चन में आ गई, ऑप्शन में आ गई तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, द इंडियन पॉपुलेशन जो 1.3 अरब आबादी है उसमें जो 4600 ऐसे ग्रुप हैं
पॉपुलेशन, लोगों के ग्रुप हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर इंडोगैमस, इंडोगैमस, और इनमें से मैक्सिमम लोग कैसे हैं, इंडोगैमस हैं, इंडोगैमस। इंडोगैमस का क्या मतलब होता है कि दोस्तों जो इंडोगैमस होते हैं मतलब कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स में, क्लोज एथनिसिटी में ही वो जो है उनके शादी विवाह हो गए हैं, तो वो उनको हम इंडोगैमस कहते हैं। कि मतलब कि हमें अभी, जैसे कि मैं इस पीढ़ी की हूँ तो मेरे मान लो बुआ या उनसे भी थोड़े दूर, एक दो दूर की पीढ़ी में जो है जाकर के जो है वहाँ पे कुछ ऐसी शादी विवाह का कुछ सिस्टम हो गया, तो मतलब कि उनकी एथनिसिटी जो है काफी क्लोज एथनिसिटी रही है। जितने भी लोग हैं लगभग इसमें से मैक्सिमम लोगों की बात कही जा रही है। Many of them are endogamous. These factors have contributed to the genetic diversity of the current population. और इसने जो है हमारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है करंट पॉपुलेशन की, उसको जो है जनरेट किया हुआ है इसी जो है हमारी जो 4600 पॉपुलेशन ग्रुप है उसमें भी जो हमारा एंडोगैमस वाला मामला है। Indian population harbors distinct variations and often many disease causing mutations are amplified within some of these groups. ये डिजीज वगैरह भी इन सारे ग्रुप्स में काफी कई बारी म्यूटेशंस वगैरह के माध्यम से डिजीज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इन ग्रुप्स के अंदर में हो जाती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जीनोम प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और ये हमारे पास आ जाएगा तो ये एक डेटाबेस बना के हम रख लेंगे। कल को कोई भी दिक्कत होती है फिर उसको हम तुरंत का तुरंत यूज़ करके उस पर जो है कोई डिजीज़ होती है कुछ भी होता है उस पर हम तुरंत का तुरंत स्टेप ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। देयर आर हार्मफुल म्यूटेशन दैट आर लेस प्रिवलेंट इन द वर्ल्ड बट लोकेटेड इन इंडोगैमस ग्रुप्स एट द हाई फ्रीक्वेंसी रिलेटिव टू देयर पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देयर आर हार्मफुल म्यूटेशंस दैट आर लेस प्रिवलेंट इन द वर्ल्ड बट लोकेटेड इन इंडोगैमस ग्रुप्स एट हाई फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। जो ये कह रहे हैं कि हार्मफुल म्यूटेशन का क्या मतलब है, म्यूटेट करना, किसी एक रूप से दूसरे रूप में किसी डिजीज का म्यूटेट कर जाना, ठीक है। उसका कुछ जो है ये क्या होता है जब क्लोज रिलेशंस में शादियां वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए आप अभी सपिंड शादी वगैरह भी को जो है बैन करने की बात कही गई थी कि सेम पिंड में शादियां ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होने लग जाता है चीज़ों में, उससे डिजीज़ वगैरह बीमारियां वगैरह थोड़ी सी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हार्मफुल म्यूटेशन हुआ है वो इंडिया में ज़्यादा है रादर देन किसी वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्लोज एंडोगैमी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट रही है, मतलब कि क्लोज एथनिसिटी में ही शादी विवाह काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा रही है रादर देन किसी दुनिया के और पार्ट में। रिलेटिव टू देयर पॉपुलेशन सेठ कुमारस्वामी, ये इन्होंने थंग राजा ऑफ CCMB एंड वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के जो लीडर है उन्होंने ये बात बताई यहाँ पे। दिस हैज बीन रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव बट गोइंग अहेड वी विल नीड टू सैंपल मेनी मोर थाउजेंड्स ऑफ जीनोमिक्स टू पिक आउट मोर रेयर म्यूटेशंस। अभी और भी आगे ऐसे चलता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हमें करने की जरूरत है। द मेन आउटकम्स वुड बी टू गेन डीपर इंसाइट इन इंडियाज पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, इम्प्रूव डायग्नोस्टिक मेथड्स एंड मेडिकल काउंसिलिंग एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस टू डिजीज, डेवलप पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइजेबल ड्रग्स। ये सारी चीज़ें देखिए और इसके आगे हम आपको दिखाने वाले हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये फिर पहले पेज पे निकला हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इन्फेक्शंस डिजीज, वाई नरहरी ऑफ द ISC सेड द क्रिएशन ऑफ अ बायो बैंक हाउसिंग 20,000 blood samples from which genomes were sequenced at the Center for Brain Research IISc coupled with data archives at a Indian Biological Data Center exemplified the project's commitment to transparency, collaboration and future research endeavors। यहाँ पे कह रहे हैं कि 20,000 ब्लड सैंपल्स लिए गए जिसमें से जो है जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई उसमें से। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा हम देख लेते हैं, यहाँ पे इनका कोई स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ये पूरा का पूरा जीनोम की चीज़ों को ही देख लेते हैं। आवश्यकता हमें क्यों हुई, नीड क्या थी हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन इज मेड अप ऑफ ओवर 4600 डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप्स, ये चीज़ हमने वहाँ पे देख ली। विच आर एंडोगैमस मैट्रीमनी इन क्लोज एथनिक ग्रुप्स, मैट्री मतलब क्लोज एथनिक मतलब आप कह लीजिए कि एथनिसिटी, नृजातीय, हिंदी में इसको नृजातीय बोलते हैं, नृजातीय,
आप समझ पा रहे होंगे अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे तो। नृजाति मतलब कि एक ही एथनिसिटी, कोई ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, उनकी सेम एथनिसिटी हो गई, मतलब क्लोज रिलेशन में ही आते हैं, बाद में उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया लेकिन एक ही एथनिक ग्रुप के से वो बिलोंग करते हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म में जाकर काफ़ी बड़ा परिवार हो गया, तो जो एकदम आगे की जनरेशन है और दूसरे साइड की जनरेशन है उनके अलग तरीके से परिवार बनते गए, तो उनका आपस में उनकी शादियां वगैरह हो गई। तो ये एक तरीके की जो है एंडोगैमी का मामला हो गया एक तरीके का। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, दीज ग्रुप्स हैव यूनिक जेनेटिक वेरिएशन एंड डिजीज काजिंग म्यूटेशन दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन। तो इन ग्रुप में कुछ अलग तरीके की डिजीज होती है, म्यूटेशन होता है, जिसको हम और पॉपुलेशन से जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये स्पेसिफिकली इनमें ही ऐसा पाया जाता है। बाय क्रिएटिंग ए डेटाबेस ऑफ इंडियन जीनोम रिसर्च कैन लर्न अबाउट दीज यूनिक जेनेटिक वेरिएंट्स। हम इस यूनिक जेनेटिक वेरिएंट को लर्न कर सकते हैं अगर हम डेटाबेस हमने तैयार कर लिया। यूज द इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड ड्रग। पर्सनलाइज्ड ड्रग किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अलग अलग तरीके का हम ड्रग भी दे सकते हैं कि हाँ इस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी तो हम इनको ये वाली ड्रग प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी अलग अलग ही कम्युनिटी में, किसी अलग ही एथनिक ग्रुप में जो है वो बीमारी हो रही, वो म्यूटेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम स्पेसिफाइड ड्रग को जो है बना सकते हैं उसके लिए। द यूनाइटेड किंगडम, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर अमॉन्ग द कंट्रीज दैट हैव प्रोग्राम्स टू सीक्वेंस एट लीस्ट 1 लाख ऑफ देयर जीनोम्स। यूनाइटेड किंगडम, चाइना और यूएसए, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन, इन तीनों ने लगभग इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, लगभग 1 लाख लोगों का जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ये। इट इज अ साइंटिफिक इनिशिएटिव इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसी से इंस्पायर्ड होकर अब अलग अलग कंट्रीज अपने यहाँ पे जीनोम की सीक्वेंसिंग करवा रही हैं। एन इंटरनेशनल इफर्ट दैट सक्सेसफुली डिकोडेड द एंटायर ह्यूमन जीनोम बिटवीन 1990 से एंड 2003 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला था HGP, कब से कब चला था ये? 1990 से 2003 के बीच में चला था। इसने पूरे एंटायर पूरी दुनिया में जितनी भी व्यक्ति हैं उनके सबके जीनोम को रीड करने की यहाँ पे बात कही गई थी, मतलब उनको रीड किया गया था। एन इंटरनेशनल इफर्ट था ये एक अंतरराष्ट्रीय इफर्ट था और सक्सेसफुली डिकोड कर दिया गया था एंटायर ह्यूमन जीनोम को। उसको डिकोड करके मतलब पढ़ लिया गया एक एक जीन को कि हाँ उसमें क्या क्या क्वालिटीज और ये सारी चीजें हैं। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2020 aiming to better understand the genetic variations and disease causing mutations specific to the Indian population, which is one of the most जेनेटिकली डाइवर्स इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया, हमारे यहाँ की जो एथनिसिटी काफ़ी डिफरेंट टाइप की है और वो सारे और दुनिया के साथ में मैच नहीं होती है, तो फिर जो ये इंटरनेशनल लेवल पे कराया गया था ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा होगा। उसके लिए फिर से हमने अपने यहाँ इंडिया में खुद से स्टार्ट किया अपने जीनोम की सीक्वेंसिंग को, जीनोम प्रोजेक्ट को, जिससे कि हम अपने इंडियन लोगों की, इंडियन पॉपुलेशन की जीनोम को पढ़ सके जो काफ़ी यूनिक है उनका जीन। ठीक है, दुनिया में मिलना मुश्किल है, वो अलग तरीके का है हमारा जीन अदर लोगों से। By sequencing and analyzing these genomes, researchers hope to gain insight into the underlying genetic causes of disease। जो कोई बीमारी होती है, जीन से संबंधित कोई बीमारी होती है, हम उसको पकड़ पाएंगे। And develop more effective personalized therapies, और वही चीज़ें कि हम दवाइयाँ उसके लिए अलग से दे पाएंगे, ड्रग दे पाएंगे। The project involved the collaboration of 20 institutions across India and is being led by the सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु। ये जो है सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च भी इसमें शामिल है, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी वो वाला सेंटर भी जो हमारा हैदराबाद का है वो शामिल है, दूसरा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु शामिल है। तो ये 20 इंस्टीट्यूट है जिसमें ये कुछ इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वही प्रेसिजन हेल्थ केयर GIP जीनोम जो सीक्वेंसिंग है, एम टू डेवलप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन पेशेंट्स जीनोम टू एंटिसिपेटेड एंड मॉड्यूलेट डिजीज। ये वही चीज़ें सारी की सारी बार बार मतलब रिपीट हो रही हैं। बाय मैपिंग डिजीज propensities to genetic variations, intervention can be targeted more effectively and disease can be anticipated before they develop। हम जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती, कोई डिजीज बीमारी के डेवलप होने से पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम उसके लिए क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्योर की जगह उसकी दवाई बनाने के पहले हमने कुछ प्रिवेंशन अपना लिया जिससे वो डिजीज हुई नहीं बाद में। फॉर एग्जाम्पल वेरिएशंस अक्रॉस जीनोम्स में एक्सप्लेन वाई
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लीड्स टू हार्ट अटैक इन साउथ एशियन बट टू स्ट्रोक्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमने स्पेसिफिकली हमारी कंट्री का अगर मान लो जीनोम बना लिया तो हमारी एथनिसिटी डिफरेंट टाइप की है और दुनिया से मैच नहीं कर रही, तो हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं जैसे स्पेसिफिकली कि जो इस वेरिएशन की वजह से कौन सा ऐसा कारण है, जीन का कौन सा ऐसा जो है जीन, ऐसा कौन सा जीन उत्तरदायी है हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर, जो हमारा जो है हार्ट से संबंधित जो परेशानी है जिससे हमारी हार्ट अटैक वगैरह आता है साउथ एशिया में, और बट टू स्ट्रोक इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका में हार्ट स्ट्रोक आता है। ये हार्ट अटैक अलग होता है, हार्ट का स्ट्रोक अलग होता है दोस्तों, वो अलग अलग तरीके से आता है। तो जो एशिया में वहाँ पे हार्ट डिजीज ज़्यादा पड़ती है, हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और आपको अफ्रीका में हार्ट स्ट्रोक को। तो ये जो है ऐसे कौन से जीन उत्तरदायी हैं जो इसके लिए ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोनों का जीन की सीक्वेंसिंग के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये हमारे लिए, वो भी ध्यान रखिएगा। 1990 से 2003 के बीच में पूरी दुनिया का वर्ल्ड जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिमलीपाल सीक्स मोर फीमेल टाइगर्स फ्रॉम अदर रीजन्स। यहाँ पे सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे बात कही है उन्होंने कि जो ओडिशा की गवर्नमेंट है उन्होंने लिखा हुआ है किसको, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उनको लिखा हुआ है कि ओवर द हाई नंबर ऑफ मेलानिस्टिक टाइगर्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट फ्लैग्स इन ब्रीडिंग कंसर्न। एक है आपका इनब्रीडिंग क्या होता है कि जो आपके टाइगर्स वगैरह हैं वो आपस में क्लोज रिलेशन में ही मतलब कि उनकी इनब्रीडिंग हो गई, उनका इंटरकोर्स हो गया, फिर उससे बच्चा पैदा हुआ, तो उससे जेनेटिकली कुछ डिसऑर्डर्स, म्यूटेशन वगैरह, यहाँ पे भी वही चीज़ आप देखिए कुछ आपको मैच करती हुई दिखेगी जो हमने अभी पहले पढ़ा हुआ है। तो उनके जीन में कुछ म्यूटेशन की वजह से, जीन में कुछ परिवर्तन की वजह से, एक होता है मेलानिस्टिक टाइगर, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ओडिशा बनाने वाली है सबसे पहला दुनिया का एक मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व बनाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिमलीपाल में यहाँ पे लगभग कितने टाइगर्स हैं, 30 टाइगर्स हैं यहाँ सिमलीपाल में। 2023-24 के ओडिशा टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार 30 टाइगर्स कहाँ पे हैं, सिमलीपाल में, और उसमें भी 24 एडल्ट टाइगर्स हैं, ठीक है, 24 एडल्ट टाइगर्स। द STR करेंटली होल्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द स्टेट्स टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व में 30 टाइगर आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे है सतकोशिया टाइगर रिजर्व? सतकोशिया टाइगर रिजर्व है आपका ओडिशा में ही, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी आपका ओडिशा में है। मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी इन चीज़ों को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व में 30 टाइगर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें 24 आपको एडल्ट टाइगर्स मिलेंगे, और उन 24 एडल्ट टाइगर्स में भी जो 13 टाइगर्स ऐसे हैं जो आपको मेलानिस्टिक मिलेंगे। 13 टाइगर्स ऐसे हैं जो आपको मेलानिस्टिक टाइगर क्या होते हैं दोस्तों, कि उनकी जो धारियां होती है शरीर की वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है और काफ़ी गहरी टाइप की हो जाती है। मतलब एक तरीके से आप कहिए कि ब्लैक कलर के हो जाते हैं जो टाइगर, ब्लैक टाइगर कह लीजिए आप, इस तरीके के वो जो चीते होते हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो इनको हम मेलानिस्टिक टाइगर बोलते हैं। तो ये कहाँ पे मिला, अभी रिसेंटली भी देखा गया था ओडिशा में, और रिपोर्ट में बताया गया कि 13 लगभग ऐसे टाइगर्स हैं जो एडल्ट टाइगर्स हैं, जो जिसमें 7 फीमेल्स है और 6 मेल्स है, वर फाउंड टू बी स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर। स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर मतलब वो असली के मेलानिस्टिक नहीं है, वो असली मेलानिस्टिक मतलब कि जो ये धारियां होती हैं, ये धारियां काफ़ी चौड़ी हो जाएंगी और काफ़ी ब्लैक कलर की इनके शरीर पे हो जाएगी, और इनका पूरा कलर ही ब्लैकिश सा दिखने लग जाएगा, तो वो उनको मेलानिस्टिक टाइगर बोलते हैं। और वो स्यूडो मेलानिस्टिक इसलिए बोलते हैं, स्यूडो मतलब होता है छद्म या मतलब झूठा कहिए एक तरीके का, वो मेलानिस्टिक टाइगर है। ये क्यों है? क्योंकि ये असली में मेलानिन, इनका जो है ये कलर मेलानिन वाला ये असली वाला नहीं है, ये इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये कलर ऐसा हुआ है। इन ब्रीडिंग क्या है, जब ये क्लोज रिलेशन में ही इनकी इन ब्रीडिंग हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, मतलब कि कोई टाइगर है, उसकी जो है मतलब मान लीजिए आप बहन है या कुछ उसकी माँ है, या उनके ही साथ में उनकी, क्योंकि वहाँ पे टाइगर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी और टाइगर के साथ में उनका इंटरेक्शन उतना हो नहीं पाता, तो जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं उन्हीं के साथ में बार बार उनका इंटरेक्शन होता है। तो उससे फिर क्या होता है, जब वहाँ पे इंटरेक्शन होता है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें जेनेटिकली म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
इसी को ही इनब्रीडिंग कहते हैं, वो आपस में ही जो है ब्रीडिंग कर लेते हैं, तो उसी को इनब्रीडिंग कहते हैं, और उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, म्यूटेशन होता है, तो ये आपको मेलानिस्टिक टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे, इनका कलर आपको चेंज हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा न्यूज़ में कि दुनिया का सबसे पहला सफारी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाने की बात कही गई थी ओडिशा में के सिमलीपाल में, तो वहाँ पे ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये एक तरीके की वार्निंग है हमारे लिए कि इनको बचाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो कल को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो इनकी संख्या ही खत्म होने का जो है एक डर रहेगा हमारे यहाँ पे। तो ये खुशी की बात नहीं है, मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं तो ये खुश होने की बात नहीं है, एक तरीके की वार्निंग है हमारे लिए। स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स होते हैं ये, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और आप देखेंगे कि गोल्डन टाइगर्स भी आपको दिख जाएंगे, तो वो भी बहुत, गोल्डन टाइगर्स भी ऐसी कोई वैरायटी नहीं है कि कोई टाइगर्स की वैरायटी है, वो भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो जाता है, तो वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे। आगे क्या है, इन्होंने एनटीसीए से फिर रिक्वेस्ट करी है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, यही किसी चीज़ को अप्रूव करती है, कहीं पे यही अप्रूवल देती है किसी स्टेट में, अगर वहाँ पे जो है किसी टाइगर को लाना है, वहाँ पे उसको रखना है, ये चीज़ें करनी है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारी जो 2005 में आई थी, ये जब से इस्टेब्लिश कब हुई थी, 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी हमारी ये। और ये जो है 1973 में जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था, उसी टाइम पे ये जो है एक तरीके से आ गई थी हमारी उसमें, लेकिन इसको प्रॉपर इस्टेब्लिश कब किया गया, 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो यही सारा काम क्या करती है, कुछ भी देखने का, और ये कहाँ इसके अंडर में आती है, नेशनल हमारी जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आती है एनटीसीए, याद रखना है आपको। एनटीसीए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट समझ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOFCC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना है आपको, इसके अंदर में आती है एनटीसीए। क्वेश्चन में आ गया आपको तो बताने के लायक रहेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें कही गई वहां पे, और उन्होंने बोला कि इसलिए आप जो है यहाँ पे अदर टाइगर को ला करके यहाँ पे कंजर्व करवाइए, जिससे कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो। अ टोटल ऑफ 13 अडल्ट टाइगर, ये चीजें हो गई। नो अदर वाइल्ड हैबिटेट इन द वर्ल्ड हैज स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स, द रिपोर्ट सेड। दुनिया में कोई भी ऐसा टाइगर हैबिटेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओडिशा का ही ये सिमलीपाल सतकोशिया टाइगर रिजर्व ऐसा है जहां पे आपको मेलानिस्टिक टाइगर देखने को मिल जाएंगे, बाकी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट ने ये बात कही है, तो इसीलिए ओडिशा में ही आपको जो है पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाने की बात यहीं पे कही गई थी, क्योंकि ये पाए ही यहीं पे गए हैं पहली बारी। द प्रेजेंस ऑफ मेलानिस्टिक ऑलमोस्ट ब्लैक, लगभग ब्लैक होते हैं ये टाइगर, इज श्योरली अ रिजल्ट ऑफ इन ब्रीडिंग in the present tiger population of the reserve. However, it is not a cause of concern. We want to increase genetic diversity in सिमलीपाल। हमें जो है सिमलीपाल में जो उन्होंने कहा कि टाइगर की वो बढ़ाना है, उसकी वैरायटी को बढ़ाना है, डाइवर्सिटी को बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ पे लेकर के आए जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सिमलीपाल, फॉर विच वी वांट टू इंट्रोड्यूस फीमेल टाइगर्स फ्रॉम द रीजन। सुशांत नड्डा, ये जो भी वहां के हों, ही एडेड दैट द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फीमेल टाइगर्स फ्रॉम अदर रीजन्स वुड टेक टाइम एंड बी डन आफ्टर कंडक्टिंग प्रॉपर स्टडीज। प्रॉपर स्टडी होगी, उसके बाद में कंडक्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय मल्टीपल ऑथर्स इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर इकोलॉजिस्ट यूमा रामकृष्ण, अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ द टाइगर्स इन सतकोशिया रिजर्व जो है आर स्यूडो मेलानिस्टिक, लगभग 37% वहां पे जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर है। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड मर्ज स्ट्राइप्स। Simlipal's tiger are also found to move within an isolated habitat, although it has one of the largest tract of contiguous forest. जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, टाइगर are also found to move within an isolated habitat. ये जो सिमलीपाल के टाइगर्स है वो काफ़ी आइसोलेटेड एकांत जगह पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा कुछ ऐसे अदर टाइगर के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन ऑल्दो इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टिजियस फॉरेस्ट, लेकिन जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये सबसे बड़ा, इस पर कॉन्टिजियस मतलब आसपास में ऐसे कुछ और छोटे छोटे फॉरेस्ट लगे हुए हैं, टाइगर रिजर्व लगे हुए हैं, तो सब मिला करके ये जो है काफ़ी बड़ा ट्रैक्ट बनाता है, काफ़ी बड़ा एरिया बनाता है टाइगर्स के लिए सिमलीपाल रिजर्व। In 2018, the state government had initiated a program in Satkoshia to introduce 3 pairs of tigers from Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश से सतकोशिया में इन्होंने लाने की बात कही थी।
2018 में लेके आए थे ये तीन टाइगर्स को। वाइल वन पेयर, एक पेयर जो है कितने लाए थे, ये 3 पेयर लेके आए थे, 3 पेयर लेके आए थे, मतलब टोटल 6 टाइगर्स लेके आए थे, मेल फीमेल मिला करके। वाइल वन पेयर, एक पेयर वो सक्सेसफुली रिलोकेटेड, एक पेयर तो सक्सेसफुली रिलोकेट हो गया था, लेकिन अनदर टाइगर फेल विक्टिम टू पोचर्स की भी अलग ही कहानी है दोस्तों। जो शिकारियों का वो जो है दो पेयर आगे, मतलब 4 टाइगर जो है किसकी भेंट चढ़ गए, वो शिकारियों की भेंट चढ़ गए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकर के आया और लोग जो है, देयर आर टोटल 54 टाइगर रिजर्व। अभी के टाइम पे हमारे पास 54 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। द लेटेस्ट नोटिफाइड 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज वीरांगना, चौथा कौन सा है, याद रखना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। कौन सा है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश में है। नोटिफाइड ऑन 20 सितंबर 2023 को नोटिफाई किया गया है। सबसे लास्ट वाला सबसे लेटेस्ट है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड अंडर द सेक्शन 38V ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। किसके अंडर में ये किए जाते हैं, 38 सेक्शन 38V के अंडर में टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर किए जाते हैं 1972 के। द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA के रिकमेंडेशन पे जो स्टेट्स होती हैं इंडिया की, वो जो है इनको टाइगर रिजर्व्स को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स एज हैबिटेट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर प्रे बेस एंड आर गवर्न्ड बाय प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। उनका हैबिटेट हो गया, उनका कंजर्वेशन हो गया, उनकी शिकार वगैरह ये सारी चीज, उनकी प्रे बेस मतलब कि जो वो कहाँ पे शिकार करेंगे, किन जो है जानवरों का शिकार करेंगे, इनकी भी एक तरीके से देखभाल करना। मान लीजिए कि कहीं पे अगर जो टाइगर्स हैं वो बेचारे खाते हैं, मान लो आप उनका शिकार करते हैं, क्या कहते हैं, हिरन का शिकार करते हैं, और हिरन की संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट देखेगी कि भाई वहाँ पे हिरन की संख्या को थोड़ा बढ़ाओ, वहाँ पे हिरन को ज़्यादा वहाँ पे ले जा करके उनको वहाँ पे और रखो हिरन को, जिससे कि वो कम से कम उनका शिकार कर सके। अब ठीक है दोस्तों, जो टाइगर्स है वो घास तो नहीं खा सकते बेचारे, वो खाएंगे तो वही चीज़ें, लेकिन अब जो हिरन है वो बेचारा क्या करे, तो उनकी अपनी वो है, लेकिन जो लोग खा सकते हैं वो फिर भी खाते हैं, तो क्या ही करें। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूटेड यूजिंग अ कोर बफर मेथड। जो टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूटेड, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं टाइगर रिजर्व्स इंडिया में, वो कौन सा मेथड है, कोर बफर मेथड होता है। ये कोर एरिया होता है और एक बफर एरिया होता है टाइगर रिजर्व का। द कोर एरिया इज लीगली डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क। जो कोर एरिया होता है वो लीगली क्या होता है, वो नेशनल पार्क जो है डेजिग्नेटेड होता है, निर्धारित किया जाता है एज अ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी, या फिर वो सेंचुरी हो सकता है या वो नेशनल राष्ट्रीय पार्क हो सकता है। इन कंट्रास्ट द बफर ऑफ पेरीफेरल एरियाज आर अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। जो बफर एरिया होता है वो क्या हो सकता है, वो वहाँ पे फॉरेस्ट भी हो सकता है, नॉन फॉरेस्ट लैंड भी आ सकता है, जो उस जो है पूरा जो जंगल का एरिया है, मान लो ये हुआ, तो ये एक जो है कोर एरिया हो गया, बाकी ये बफर एरियाज हो गए। तो यहाँ पे जंगल भी हो सकते हैं, जंगल नहीं भी हो सकते, उन सारे लैंड्स को उसमें कवर किया जाता है। विच इज मेंटेन्ड एज अ मिक्सड यूज एरिया, ये एज अ मिक्सड यूज एरिया के तौर पे जो है मेंटेन किया जाता है। The core section of Tiger Reserve Project Tiger attempts to promote an exclusive tiger agenda while promoting an inclusive people oriented agenda in the buffer। जो people oriented एजेंडा कहाँ पे चलाया जाता है, बफर एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट हो सकते हैं, नॉन फॉरेस्ट लैंड को भी कवर किया जाता है, तो वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं उन एरियाज में। तो पीपल ओरिएंटेड एजेंडा वहाँ पे चलाया जाता है कि कभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस एरिया से बाहर निकल के चला गया वो जो है, और टाइगर तो बहुत पूरा बफर जोन के नाम से उसमें, तो वहाँ पे अलग तरीके का एजेंडा चला दिया। कोर एरिया में जो है क्या एक्सक्लूसिवली टाइगर प्रोमोटिंग एजेंडा चलाती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये टाइगर के बारे में चीजें थी। तो अभी लास्ट का लेटेस्ट वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश में अभी ये नोटिफाई किया गया है सितंबर में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये रहा आपका, ये एरिया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का। ठीक है, सतकोशिया कहाँ गया आपका, ये है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, देख लीजिए सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और हीराकुंड, ये बांध वगैरह जो है यहाँ पे है, ये देखिए आप ध्यान से। ठीक है, और ये रामसर साइट भी है, देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क एक हो गया, जो ब्लू कलर से है आपका नेशनल पार्क दिख जाएगा, और जो रेड कलर से है टाइगर रिजर्व दिख जाएगा। ये दोनों ये टाइगर रिजर्व दोनों दिखा दिया मैंने, और एक ये रहा
सुनावेडा टाइगर रिजर्व, ये अभी मतलब कि हो सकता है बफर जोन के रूप में या किसी तरीके से रखा गया है, ये प्रॉपर एज अ आइडेंटिफाई नहीं है, क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व के रूप में, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 टाइगर रिजर्व दिख रहे हैं आपको ओडिशा में। और ब्लू कलर का नेशनल पार्क है आपका ये भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, ये भी आपका ओडिशा में है। सिमलीपाल भी नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व दोनों ही है। तो सिमलीपाल और भितरकनिका ये दोनों आपको नेशनल पार्क दिख जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे आपको, ओडिशा में दिख जाएंगे। और ये ग्रीन कलर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख जाएगा। तो ये कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बाद्रामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सतकोसिया गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी सतकोसिया के पास में है। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिल जाएंगी। और जो पिंक कलर से हैं आपको रामसर साइट्स मिल जाएंगी। रामसर साइट्स देख लेते हैं। तंपारा लेक होगी और ये चिल्का लेक है। तंपारा लेक इधर है, चिल्का लेक इधर है। चिल्का लेक भी रामसर साइट में आती है। रामसर साइट क्या है दोस्तों, ये वेटलैंड्स को जो है कंजर्व करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था ईरान में, तो वही जो है वो जगह थी वहाँ की रामसर, तो उसी के नाम पे रामसर जो है साइट नाम रखा जाता है। तो ये एक रामसर साइट ये हो गया। दूसरा रामसर साइट चिल्का लेक हो गया। तीसरा आपका हो गया अंशुपाल लेक हो गया। तीसरा चौथा सतकोसिया गॉर्ज लेक हो गया। 1 2 3 4। पांचवा आपका भितरकनिका हो गया। भितरकनिका जो एरिया होगा, मार्शी लैंड वगैरह होगा, वो आ गया। अगला आपका हीराकुंड का भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 आपको जो है यहाँ पे रामसर साइट देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पे आपको दोस्तों, वो मिल जाएंगी आपको ओडिशा में देखने को। सिमलीपाल नेशनल पार्क, 2 आपको नेशनल पार्क देखने को मिल गए। 3 टोटल मिला के आपको ये टाइगर रिजर्व जो मेन, लेकिन ये 2 ही हैं, सिमलीपाल और सतकोशिया ही है यहाँ पे। और आपको एक बर्ड सेंचुरी मिल जाएगी। एक बर्ड सेंचुरी कौन सी है, नलबाना बर्ड सेंचुरी, ये है चिलिका लेक के ही पास में है एकदम से आपका नलबाना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नलबाना बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैप है आपका ये ओडिशा का, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये बे ऑफ बंगाल है ये वाला एरिया आपका, ये ईस्टर्न कोस्ट वाले एरिया में पड़ेगा आपका ये सारी चीज़ें। तो ये देख लीजिए, तंपारा लेक है, चिलिका लेक है, अंशुपाल लेक, भितरकनिका, तो टोटल 5 आपको रामसर साइट मिली है यहाँ पे। ठीक है, तो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ये छोटा सा ही फोटो निकली थी, लेकिन ये एक फेस्टिवल के नाम से निकला है। तो आप जानते हैं आर्ट एंड कल्चर के पेपर में फेस्टिवल वगैरह और इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो साउथ में काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ये। अ व्यू ऑफ द इल्यूमिनेटेड पंथाल इन फ्रंट ऑफ द मनापुल्ली कवु भगवती टेम्पल है ये। कहाँ पे है ये, केरला में। मनापुल्ली कवु भगवती टेम्पल एट पालक्कड़, कहाँ पे, केरला में। वेला फेस्टिवल यहाँ पे होता है, वेला फेस्टिवल कहा जाता है। कौन सा फेस्टिवल, वेला, कहाँ मनाया जाता है ये, केरला में। बस इतना ही जानना जरूरी है आपके लिए। वेला फेस्टिवल होता है, मनाया जाता है केरला में। और ये पैडी वगैरह जो धान वगैरह होती है उसकी जो कटाई वगैरह होती है फाइनल, तो उसके ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब हमने देखा था अट्टुकल पोंगला वाला भी हमने देखा था, इसी में चल रहा था वो भी। और ये लगभग जो है अप्रैल, इसकी लेकिन डेट चेंज होती रहती है। अप्रैल में माना जाता है, लेकिन हर साल इसकी डेट जो है यहाँ के कैलेंडर के हिसाब से, उनके खुद के कन्नड़ा कैलेंडर के हिसाब से यहाँ की डेट चेंज होती रहती है। तो इस बारी ये कब पड़ा हुआ है, दिस ईयर मनापुल्लिकवु वेला जो फेस्टिवल है वो कब पड़ा हुआ है, 29 फरवरी को पड़ा। यहाँ पे 29 फरवरी को मनाया जाएगा। ये कहाँ पे होता है, केरला में होता है, याद रखना है। होम सेक्रेटरी गेट्स पावर टू डिस्ट्रॉय इंटरसेप्शन ऑर्डर्स। जो इंटरसेप्शन ऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ें की जो फिर उनको जो है कुछ महीने पे डिस्ट्रॉय करने का एक अधिकार होता है। वो अधिकार जो है अब किसको मिल गया है, वो होम सेक्रेटरी को भी अधिकार मिल गया है। तो इससे जो है थोड़ा सा सनसनी भी फैली है कुछ लोगों के भीतर में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अमिड इंटेंसिफाइंग सर्वेलांस ऑन अपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑथराइज्ड द होम सेक्रेटरी टू डिस्ट्रॉय इंटरसेप्शन ऑर्डर्स, अ पावर दैट वाज वेस्टेड ओनली विद सिक्योरिटी एजेंसीज अंटिल नाउ अंडर जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन एक्ट है 2009 का, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ किसके पास में पहले पावर हुआ करती थी, सिक्योरिटी एजेंसीज के पावर में, हाथ में पावर हुआ करती थी कि वो जो उनके पास रिकॉर्ड होता है कॉलिंग वगैरह इन सब चीज़ों का, तो वो हर 6 महीने पे उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अब ये पावर किसको भी दे दी गई है, होम सेक्रेटरी को दे दी गई है।
इन 2009 rules that were framed for regulating call intercepts जो कॉल इंटरसेप्ट होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये लेकर के आया गया था। इन 2018 द होम मिनिस्ट्री इन अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑथराइज्ड 10 एजेंसीज। 2008 में, देखिए 2009 में जब आया था ये रूल, तब सिर्फ जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में होता था ऐसा अधिकार, लेकिन 2018 में होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाल के उनमें जो है 10 ऐसी अथॉरिटीज़ को इंक्लूड कर दिया था जिनके पास ऐसा जो है अधिकार आ गया था कि वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं ऐसी चीज़ों को, रिकॉर्डिंग वगैरह को। एजेंसीज इंक्लूडिंग द एनफोर्समेंट, ईडी के पास भी ऐसा अधिकार है, एंड द इंटेलिजेंस आईबी के पास भी ऐसा अधिकार है टू स्नूप इनटू कम्युनिकेशन, लोगों की कम्युनिकेशन में जो है सिक्योरिटी के पर्पज से की जो है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज से, कुछ ऐसे पर्पज से वो लोगों की कॉल वगैरह को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसा वो कर सकती हैं और फिर इनको जो है डिस्ट्रॉय करने का भी उनके पास एक तरीके का अधिकार है कि वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। दीज एजेंसीज वर देन रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द इंटरसेप्ट ऑर्डर्स विद इन 6 मंथ के बीच में जो है अगर उन्होंने किसी की कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसी करी या देखी है, सुनी है, तो उसको 6 महीने के भीतर डिस्ट्रॉय करने का उनके पास अधिकार होता था। एक्सेप्ट when the orders were required for functional requirements, कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है तो रखते थे, नहीं तो 6 महीने में वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। द February 26 ऑर्डर एक्सपेंडेड द डिस्ट्रक्शन पावर टू द होम सेक्रेटरी को भी ये पावर दे दिया गया। इट इज़ अनक्लियर वाई द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, कौन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इन्होंने ही किया हुआ है, विच इशूड द अमेंडमेंट ग्रांटिंग द होम सेक्रेटरी दिस पावर एक्टेड टू सेंट्रलाइज पावर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्विलांस पेपर वर्क। जो सर्विलांस, जो पेपर वर्क होता है, सर्विलांस वगैरह किया जाता है चीज़ों को, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का एक तरीके का ये अधिकार है। कहीं पे किसी की कॉल को डिटेक्ट किया गया या कुछ ऐसी चीज़ें की गई, किसी के मेल को देखा गया, तो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का भी एक तरीके का ये अधिकार है। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये अपने जो है प्रूफ को मिटाना चाहती है, कुछ ऐसे अगर काम किए गवर्नमेंट ने तो कल को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देगी कि जिससे कि बाद में कुछ ऐसा करप्शन वगैरह का भी मामला आया, कुछ ऐसा आया, बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाद में पता ही नहीं चल पाएगा कि जो है कोई ऐसा प्रूफ था कहीं पे जो है डेटा रखा गया था कि नहीं रखा गया था। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के लोग कुछ जो है ऐसा अपना वो उठा रहे हैं। तो किनको दिया गया है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, होम सेक्रेटरी को भी दे दिया गया है। पहले 10 एजेंसीज को दिया गया था, 2009 में ये सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में होता था, जो सुरक्षा हमारी एजेंसीज होती थी उनके पास में, अब बढ़ा के इन लोगों को भी दे दिया जा रहा है जिससे वो ताक झांक कर सकती हैं, ऐसा जो है कहना है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मिनिस्ट्री इशूज सीक्रेट ऑर्डर्स थ्रेटन्स कंपनीज टू रिमूव एंड ब्लॉक कंटेंट और लूज बिजनेस। इन्होंने एक है ये मतलब वही कमेंट कर रही हैं उस पर, तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, तो चलते हैं आगे। और ऐसा एक मामला आया हुआ था, एलिगेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विलांस, गवर्नमेंट के ऊपर सर्विलांस का एलिगेशन भी लगाया गया था। और एक जो मामला था, जैसे कि फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता ने ये अक्यूजेशन लगाया था किसके ऊपर, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के ऊपर, डीएमके के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर 2012 में, ऑफ टैपिंग हर फोन, उनके फोन को रिकॉर्ड करने का ऐसा एक्यूजेशन उन्होंने लगाया हुआ था। The scale of surveillance has jumped dramatically in the year the National Democratic Alliance has been in power। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब से ये जो है एनडीए आई है सरकार में, तब से जो है इनका स्नूप करने का, ताक झांक करने का ये जो पावर है एजेंसीज का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बस आर्टिकल ये था कि इनको मिला हुआ है ये पावर, ये मैंने आपको बता दिया। HCES फुल रिजल्ट टू बी आउट बाई जून, ये जो है जून में इसका रिजल्ट आउट होने वाला है। एक और भी आर्टिकल था, वो यहाँ पे ऐड हुआ कि नहीं दोस्तों, शायद से ऐड नहीं हो पाया है, उसको मैं ऐसे ही इंक्लूड कर दे रही हूँ आपके जो है बताने में। यहाँ पे बात क्या कही गई कि जो ये सर्वे आया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो आया है 2022-23 में, ये तो आया 2011-12 में आया था, उसके बाद में अब जा करके आया हुआ है। तो 2017-18 में गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया था, उसको रिलीज नहीं किया था कुछ डेटा इशू के चलते, क्योंकि उसके पहले डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था और ये सारी चीज़ें हुई थी, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट इसको रिलीज नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे फिर एक बात और कही गई कि अगर रिलीज नहीं कर पाई थी तो अभी जो उन्होंने रिलीज किया है तो उसमें भी हमें जो है फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर जो है 2017-18 में गवर्नमेंट ने ये जो है लॉजिक दिया था कि वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी लागू हुआ, तो इसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसे कम थे, तो इस वजह से लोग जो है एक्सपेंडिचर कम किया होगा उन्होंने, तो उस टाइम पे आंकड़ा वगैरह निकालती गवर्नमेंट तो सही आंकड़ा नहीं आ पाता। तो इसी के ही चलते वो लोग कह रहे हैं कि जो 2019 में अभी कोविड आया,
तो कोविड टाइम पीरियड भी ऐसा टाइम पीरियड था जब लोगों ने एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं किया, कुछ खर्च वगैरह नहीं किया। तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि अभी जो उनके खर्च करने की प्रोपेंसिटी में इतना ज़्यादा बढ़ाव दिख रहा है, इतना लोग खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में खर्च कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का क्या हो सकता है कि जो इतने दिनों से उनकी दबी हुई सारी चीज़ें थी कि हाँ वो पूरे कोविड के टाइम पे कुछ खर्च किया ही नहीं उन्होंने, फिर अचानक से अब सब कुछ चीज़ें खुल गई, तो वो अचानक से ढेर सारी चीज़ें, जो चीज़ों को उन्होंने यूज़ नहीं किया, वो सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए वो जल्दी जल्दी से मार्केट में आ गए हैं और चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का डिमांड का बहुत ज़्यादा जो है अप हो जाना है। ये नॉर्मल डिमांड नहीं कही जा सकती है लोगों की, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग शांत बैठे थे। होता नहीं कि चीज़ें शांत, काफ़ी लोगों को रोका गया है, फिर अब उनको जैसे ही मौका मिलता है तो वो सीधे आकर के चीज़ों को बहुत स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि उनको 2019 में पूरा कोविड के टाइम में 2 साल तक जो है लगभग लोग एकदम से रुके थे, कुछ कंजम्पशन और ये सब चीज़ें हो नहीं रही थी, खर्च कर नहीं रहे थे लोग। तो जो चीज़ें इकट्ठा हुई वो फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला तो अब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करने लग गए। तो इसका भी एक ये फ़र्क देखा जा सकता है। और ऊपर से कहा गया कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे 33.3% का इंक्रीज देखने को मिला उनके जो है एक्सपेंडिचर में, 33.3, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 33.3% का जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है अर्बन एरियाज में। तो यहाँ पे बात कही गई कि हम 2011-12 में लास्ट हम सर्वे लेकर के आए थे और अब हम जो है 2022-23 का जो है रिजल्ट लेकर के आए हैं। तो ये लगभग 10-11 साल का पूरा गैप हो गया इसके बीच में। तो अगर ऑन एन एवरेज हम निकालेंगे अगर ये, तो हमें ये 3.3 अराउंड ही जो है एक साल में इनके कंजम्पशन में बढ़ोतरी, अगर हम ईयर के हिसाब से देखेंगे, एक साल के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम 12 में जो है 11 या 12 साल में डिवाइड करेंगे जब दोस्तों, तो हमें 3% 3 से 3.5% के बीच में ही उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वृद्धि देखने को मिलेगी अगर एक साल के हिसाब से देखेंगे। तो ये तो टोटल हमने देखा है ना कि 2011-12 से लेकर के 2022-23 में टोटल आया है, तो वो 3.3% के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से लेकिन जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है और जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है वो तो हर साल ही अगर देखेंगे तो 3.3% से तो ज़्यादा ही हुई है। तो इस वजह से ये जो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। और गांव के लेवल पे कितना देखा गया है, 46 पॉइंट समथिंग देखा गया है, बढ़ोतरी हुई है उनके एक्सपेंडिचर पे। तो ग्रामीण लेवल पे, जो रूरल लेवल पे है, वहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है रादर देन अर्बन एरियाज में। और दूसरी चीज़ है, लोगों का जो है एक्सपेंडिचर सीरियल्स वगैरह, जो खाद्य पदार्थ है, सीरियल्स जो है, सीरियल जो मोटे अनाज है, इसमें काफ़ी ड्रेस्टिक जो है गिरावट देखने को मिली है। अगर जो ग्रामीण लेवल पे लोग 22-23% अपने खाने में सीरियल्स का प्रयोग कर रहे थे, अब वो घट करके जो है 4 से 5% के आसपास रह गया। और वहीं पे शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे 12% 13% के आसपास जो सीरियल्स का अपने खाने में यूज़ करते थे मोटे अनाजों का, वो घट करके 3-3.5% के आसपास रह गया शहरी क्षेत्रों में। और यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि 2008 के आसपास आप देखेंगे, 2008 इतने ही रुपए खर्च हो रहे हैं जो ग्रामीण लेवल पे, ये रिपोर्ट आई है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ऑन एन एवरेज कितना है ग्रामीण लेवल पे, 2008 है। और शहरी क्षेत्रों में 3,510 है, 3,510 है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो है इतना एक्सपेंडिचर है। अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कि ऑन एन एवरेज जो घरेलू स्तर पे है, जो हमारे लोग हैं इंडिया के रहने वाले, वो एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च करते हैं अपने खाने पीने के ऊपर। तो ये चीज़ दिखाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रामीण लेवल पे 2008 रुपये खर्च कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में 3,510। और जो ये सर्वे आया है, इस सर्वे में जो है गवर्नमेंट ने इंक्लूड क्या नहीं किया है, इसमें गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, मान लो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है अनाज प्रोवाइड करवाती है, वेरियस स्कीम चलाती है, जो राज्य सरकारें होती हैं वो कई स्कीम चलाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर उनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है इसमें, तो ये बढ़ करके इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। ये 2054 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा और ये 3,544 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम उनको भी जोड़ देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा उनके एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी देखने को ये यहाँ पे नहीं मिल रही है।
तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम इसको मैनेज करके देखेंगे तो लोगों की इनकम, और यहाँ पे ये इस चीज़ से ये नोटिफाई किया, डिनोट किया जा रहा है कि यहाँ से लोगों की इनकम बढ़ी है, इस वजह से उनका जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो लेकिन बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो है इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा स्तर पे बढ़ी है, मान लो आपकी इनकम 5 रुपए की एक साल में थी, आप 5 रुपए का सामान खरीद रहे थे, लेकिन अगर उसी टाइम पे इन्फ्लेशन जो है 6% के आसपास हो, मतलब 6 रुपए, तो आप जो है उस 5 इनकम तो आपके लिए कम हो गई इन्फ्लेशन के हिसाब से ना। और आपका अगले साल मान लो आपकी इनकम बढ़ करके 10 हो गई, लेकिन फिर भी जो है इन्फ्लेशन 10, 11, 12% हो गई, 12% हो गई है, तो भी तो 2% का आपको लॉस ही हो रहा है एक तरीके से। तो ये आपका इनकम बढ़ा दिख तो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के जो है परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपकी इनकम बढ़ी हुई नहीं दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको जो है कंडक्ट कौन करवाता है दोस्तों, तो ये हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, एनएसओ है, एनएसओ कंडक्ट करता है इसको। और मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारी एमएसपी वाली, वो जो है इसको, इस सर्वे को कंडक्ट करवाती है। इसी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो आता है, इसी के अंडर में आता है। और इस बारी जो उसमें वो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, पिछली बारी हमने कुछ अलग, जैसे कि 2011-12 में जब ये कंडक्ट करवाया गया था सर्वे, तो वहाँ पे जो है इसमें कितने 347 आइटम्स को जो है ऐड किया गया था, 347। और इस बारी जो कंडक्ट करवाया गया है वो 405 आइटम्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है, और 405 आइटम हमने इंक्लूड किया इस बारी। इसके पहले 2011-12 में था, वहां पे कितना आइटम इंक्लूड था, 347 आइटम्स को इंक्लूड किया गया था कंजम्पशन में लोगों के। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि फिर से अब जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका बेस ईयर अभी 2011-12 चल रहा है, 2011-12 चल रहा है दोस्तों। इसके पहले 2004-05 था, उसको हमने रिवाइज करके 2011-12 किया था। तो अब फिर से जो है हमारे सीपीआई के बेस ईयर को रिवाइज करने की जरूरत है। तो हम जब फिर से अपने बेस ईयर को रिवाइज करके देखेंगे, कोई और नया बेस ईयर बनाएंगे, फिर वहां से फिर हम देखेंगे हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है सर्वे को काउंट करेंगे वहां से, तो हमें एक नया ही आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो और ऊपर से यहाँ पे ये भी बात कही जा रही है कि जब गवर्नमेंट ने ये कंडक्ट करवाया, ये कंडक्ट कब करवाया, ये सितंबर टू अभी 2023 सितंबर जो है 2022 सितंबर से लेकर के 2023 जून तक का जो है आंकड़ा इसमें जो है मौजूद है आपके इस सर्वे में। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में बात ये कही गई कि जो 2023 के बाद इन्फ्लेशन लगातार बढ़ी है, और अभी तक इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई है, तो उसके पहले की काउंटिंग है, वो उसके पहले की काउंटिंग है। अब ये नया वाला जब आंकड़ा आएगा तो उससे हम जो है एक नया हम आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे रिलाई करने की ऐसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक नए आंकड़े के साथ भी हम आ सकते हैं अभी के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और यहाँ पे यही बात कही गई कि अगर जो है बार बार गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे लोगों का कंजम्पशन रूरल एरियाज अर्बन एरियाज दोनों में ही देखा गया कि अब वो अपने फूड पे कंजम्पशन कम कर रहे हैं, नॉन फूड आइटम्स जो हैं उन पे जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं। फूड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, नॉन फूड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। नॉन फूड आइटम्स जैसे हो गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे हो गए फ्रिज वगैरह हो गया, एसी हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ी खरीद ली किसी ने, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, तो लोग इस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं रादर देन आपके फूड आइटम्स पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ से मिस्टेक नहीं करना है कि फूड आइटम पे खर्च कम कर रहे हैं तो मतलब खाना खाना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आप उसको जो है किसी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में देखिए, एब्सोल्यूट नंबर में मत देखिए, निरपेक्ष रूप से मत देखिए, सापेक्ष रूप से उसे हमें देखना पड़ेगा कि पहले इतना खर्च होता था, अब उसमें 50% की कमी देखने को मिल रही है गांव के लेवल पे, और 46 के आसपास आपको शहरी क्षेत्र में देखने को 46% के आसपास आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी कि वो फूड आइटम से हट करके नॉन फूड आइटम्स की तरफ ज़्यादा टिल्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अब इस पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं क्या क्या बात है। तो चलते हैं अभी हम आगे। वाई साइंस नीड्स सस्टेनेबल फंडिंग। आज हमारा साइंस डे है,
नेशनल साइंस डे है 28 फरवरी को। तो यहाँ पे साइंस की एक आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा सा निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे साइंस के आर्टिकल को देख लेंगे। यहाँ पे आपको ये आप कई बारी हमारे जो है आप लोगों दोस्तों ने आपने कई बार कहा कि आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है, तो हमने इसको अलग अलग स्लाइड में छोटा छोटा करके बांट दिया है जिससे आपको क्लियरली दिख सके हमारे पूरे बोर्ड पे। तो ये पहले तो ये पूरा आर्टिकल निकला हुआ है वाई साइंस नीड्स सस्टेनेबल फंडिंग, तो इस पर हम चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं, क्योंकि नेशनल डे है हमारा आज का, तो इस पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है। और ये कुछ आंकड़ा दिया गया है कि कब कितना जो है खर्च हमने किया। तो यहाँ पे आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर हम 2047 तक अपने आप को एज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च है जीडीपी के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लगभग 2 से 3% के आसपास अपना टोटल जीडीपी का खर्च करती हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, और हमने जो है बढ़ाने की अपेक्षा जो एलोकेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारे बजट में वो ईयर बाय ईयर हम कम ही करते चले गए हैं। तो इससे जो है संभावना ज़्यादा अच्छी हमें नहीं दिख रही है हमारे डेवलप्ड होने की। यहाँ पे देखिए बात क्या है, The 2024 theme for National Science Day is Science for Sustainable Development. However, any conversation on science is incomplete without the key aspect for science to transform India. It has to be sustainably and consistently funded. Funding for fundamental research in India is among the world's lowest, particularly for country with high science and technology ambitions. पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट है उसका वो पूरी दुनिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम देखते हैं हमारे इतने हाई एम्बिशंस है साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके। इन द रिसेंट पास्ट इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ ड्रॉप्ड। अभी के हाल के वर्षों में हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है एलोकेशन है उस पर जो हमने पैसे एलोकेट किए उसके लिए वो कम हुआ है। जैसे 2017-18 में 0.7% था हमारी जीडीपी का जो है बजट, हमारे जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बजट, और वो कम हो करके 2008-19 में कितना था 0.8% था, वो कम होकर के 2017-18 में कितना हो गया 0.7%, और अभी हाल का जो बजट आया है उसमें और कम होकर के कितना हो गया है वो 0.64% हो गया है जीडीपी का। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कम होता चला गया है ये। तो हमें जो है इसके एक्सपेंडिचर को कम करने की जगह बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा कहा जा रहा है। फॉर इंडिया टू रीच द डेवलप्ड नेशन स्टेटस इज नीड टू बी स्पेंड मोर टू स्केल R&D देन डेवलप्ड कंट्रीज। हमें अगर एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही हैं उससे भी ज़्यादा खर्च करने की हमें ज़रूरत है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर हम जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं तो। Spend to maintain that status. This is the foundation of the demand to spend at least 3% of GDP. 3% ऑफ जीडीपी कम से कम हमें खर्च करना पड़ेगा 2047 तक लगातार अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में, तब जा करके हम इसमें जो है एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इन द लेटेस्ट बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रोवाइडेड मेनी इंडिकेशंस दैट द गवर्नमेंट वुड लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू इंक्लूड मोर कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स। और यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो हमारे यहाँ का प्राइवेट सेक्टर है, जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे वही आंकड़े दिए गए हैं कि ईयर बेसिस ईयर पे बहुत ज़्यादा आपके हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है इन आंकड़ों की, क्योंकि वैसे भी इतने ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं ऐसे आंकड़े पूछे जाने वाले। जो आंकड़े यहाँ पे हैं लिखे हुए हैं वही मैं आपको बता देती हूँ, बस आप ये देख लीजिए ईयर एंड ईयर बेसिस पे है। और इस सेक्टर वाइज दिया जा रहा है कि स्टेट सेक्टर काफ़ी कम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा, प्राइवेट सेक्टर का इतना ही है, सेंट्रल सेक्टर का सबसे ज़्यादा खर्चा है, हमारे जो है एक्सपेंडिचर है सबसे ज़्यादा सेंट्रल सेक्टर का हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर वाला ये एरिया यहाँ पे जाएगा,
रादर देन ये गवर्नमेंट वाला एरिया जाने के, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है रादर देन गवर्नमेंट सेक्टर के। और बात क्यों है कि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं है, और ऊपर से उनको ये डर लगता रहता है कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें जो है रिकवर कैसे होगा हमारा पैसा। और ऊपर से उनको अगर किसी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट कर भी दिया तो वहाँ से फिर बाहर निकलने का रास्ता कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं है कि अगर किसी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट कर भी दिया और फिर बाद में वो हटना चाहते हैं वहाँ से, तो ये चीज़ें भी डिफाइन नहीं है। तो इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो थोड़ा डरते हैं यहाँ इन सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने से। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन सेक्टर का ये लेवल है। हायर एजुकेशन सेक्टर जो है ज़्यादा खर्च करता है रादर देन स्टेट के। आपका प्राइवेट सेक्टर आपका जो है कम है आपके सेंट्रल सेक्टर के एक्सपेंडिचर से। तो ये बस ये चीज़ें हैं। बाकी ये देखिए स्टोरी अभी तक की क्या है हमारी। The 2024 theme for National Science Day, which India celebrates every year on February 28, is Science for Sustainable Development। जो विकसित भारत था वो बताया था मैंने, वही चीज़ें हैं ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। हमने 2047 तक का अपना जो टारगेट रखा है विकसित देश बनने का। इंडिया इज कमिटेड टू मेकिंग दिस प्रोग्रेस थ्रू सस्टेनेबल मीन्स। सस्टेनेबल मीन्स होना चाहिए संवहनीय साधन हमारे पास होने चाहिए चीज़ों को डेवलप करने के लिए, एज एविडेंस्ड बाई इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट में भी क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी दोस्तों, संवहनीय विकास की बात की गई थी। पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल Fora for Sustainable Development and reinforce this in this year's theme for Science Day। साइंस डे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है हमारे साइंस की थीम दोस्तों। द रोल ऑफ साइंस इन ड्राइविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट डजंट नीड एम्फेसिस, बट एनी कंजर्वेशन ऑन साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट सेटिंग ऑन key expectations for science to transform India. It has to be sustainably consistently funded। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो वही बात कह रहे हैं कि हमें जो है कंसिस्टेंटली और सस्टेनेबली ऐसा हमें एक चैनल बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा साइंस का जो सेक्टर है वो उसको फंडिंग प्राप्त होती रहे और वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कंटिन्यूसली चलता रहे। हाउ मच इज इंडिया स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है कि हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि हम अभी 0.64% ही रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं। द 2013 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी नोटेड दैट इंक्रीजिंग ग्रॉस एक्सपेंडिचर और ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, GERD बोलते हैं। 2013 का साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ने बताया था कि इंक्रीजिंग ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू 2% GDP हैज़ बीन अ नेशनल गोल फॉर सम टाइम। हमारे लिए ये गोल रहा है कि हम अपना जो है इसका बजट बढ़ा करके 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम अपने GDP का 2% का खर्च करेंगे। ऐसा हमने कई बारी प्लेज लिया था कि हाँ भैया ऐसा करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं और भी कई कंट्रीज़ है जो कितना खर्च करती हैं। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जो सबसे ज़्यादा विकसित देश हैं पूरी दुनिया में, वो 2 से लेकर के 4% तक का अपनी GDP का खर्च करते हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में। ठीक है। इन 2021 मेंबर कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के जो मेंबर थे, 2021 का आंकड़ा है, OECD के जो मेंबर थे वो ऑन एन एवरेज 2.7% अपने GDP का खर्च कर रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ऑन द US, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ब्रिटेन, ये दोनों ने लगातार कितना खर्च किया है। अमेरिका ने इन दोनों ने ही 2% का कंटिन्यूसली अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया है अपने GDP का। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन ने। मेनी एक्सपर्ट्स हैव कॉल्ड फॉर इंडिया टू स्पेंड एट लीस्ट 1%, बट आइडियली 3%। बहुत से एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इंडिया को कम से कम 1% तो खर्च करना ही चाहिए अपने जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में अपने GDP का, लेकिन आइडियली देखें तो कम से कम 3% कर देना चाहिए इंडिया को, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा। तो कम से कम 1% तो करो ऑफ द इट्स GDP एवरी ईयर अंटिल 2047 तक फॉर साइंस हैव मीनिंग इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। ठीक है। हाउ कैन इंडिया इंप्रूव इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग।
Science requires consistent large-scale investment to bear fruit. For India to reach the developed nation status, it needs to spend more to स्केल R&D डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें वही है दोस्तों जो 3% की बात कही जा रही है। और यहाँ आगे हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कितना जो है एक्सपेंडिचर कर रहा है हमारे उसमें। एंड बियॉन्ड द करेंट स्पेंडिंग बीइंग इनएडिक्वेट, इट्स प्राइमरी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक मनी सिग्नल्स एंड इमेच्योर फाइनेंसिंग सिस्टम। अगर जो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पब्लिक मनी के ऊपर डिपेंड है तो वो एक तरीके का इमेच्योर जो है फाइनेंशियल सिग्नल है कि वो ज़्यादा सही फाइनेंसिंग सिग्नल नहीं है हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट को कई ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करने के लिए तो वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और यहाँ पे 2020-21 का आंकड़ा दिया गया है। द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 36.4%। 36.4% जितना हम खर्च कर रहे हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसका 36.4% कौन खर्च करता है? प्राइवेट सेक्टर बस इतना ही खर्च करते हैं। और जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता है, वेयर द यूनियन गवर्नमेंट शेयर वाज 43.7% और यूनियन गवर्नमेंट का 43.7% था। सबसे ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट का था। और स्टेट का कितना था? 6.7% खर्च था। और जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आप देखेंगे, IITs वगैरह, वहाँ पे जो होता है वो लगभग 8.8% के आसपास उनका जो है खर्चा था। एंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज 4.4% वर द अदर मेजर कंट्रीब्यूट। और जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उन्होंने कितना किया था? 4.4%। गवर्नमेंट ने 43% के आसपास किया, प्राइवेट सेक्टर ने 36% के आसपास। और जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं, उन्होंने जो है 4.4% के आसपास एक्सपेंडिचर किया हुआ है। इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज अ मेजर शेयर 70% ऑन एन एवरेज। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे लगभग हमारे यहाँ देखो 36 से 37% ही प्राइवेट सेक्टर का खर्चा है रिसर्च डेवलपमेंट में। लेकिन जो विकसित देश हैं वहाँ पे लगभग 70% लोग जो है प्राइवेट सेक्टर से जो है खर्चा करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर टोटल मिला के बात यही कही जा रही है दोस्तों कि हमें अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को अगर बढ़ाना है तो प्राइवेट सेक्टर को एक ऐसा माध्यम, ऐसा सस्टेनेबल संवहनीय माध्यम बनाना पड़ेगा जो खर्च करता रहे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा अगर हम एक विकसित देश होना चाहते हैं तो 2047 तक। बाकी और देशों में देखा जाए तो सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा खर्च करती हैं, तो उसके हिसाब से हमें भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हो गए हैं हमारे यहाँ पे सारे आर्टिकल समाप्त दोस्तों। तो इसी बात पे अब आप हमें दीजिए इजाज़त और हमें कर लीजिए शेयर और सब्सक्राइब। और आप यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कितनी बार बोलती रहूँ मैं आपसे दोस्तों कि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोशिश करिए, कोशिश कभी जो है नाकामयाब नहीं होती, कोशिश करेंगे तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करिए और खाते पीते मस्त रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपने मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को बना के रखिए। ये कभी काफ़ी कम्बरसम जर्नी है, काफ़ी थकावट भरी और काफ़ी लंबी जर्नी है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की या कोई भी, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ को भी बना के बहुत अच्छे से चलना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ लाइफ। होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई ना कोई ऑप्शन हर किसी के ही पास मौजूद होता है अगर हम उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो दोस्तों। लेकिन यह है कि ऐसा सोच करके हम अपनी तैयारी को कम कर दें या मेहनत कम कर दें तो इसका रिग्रेट हमें लाइफ टाइम रहेगा। तो मेहनत को पूरा बना के रखिए, एकदम जी जान लगा के करते रहिए अपनी मेहनत को। कभी कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी सफलता मिलने ही वाली है। तो निराश मत होइए इस चीज़ को लेकर के। अगर आप मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, देखिए कंसिस्टेंटली किसी काम को करना एक की है आपके सक्सेस की। कंसिस्टेंटली कोई भी जो है आपके ऊपर आपदा आ जाए, कैसी भी आ जाए, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना धीमा चल रहे हो। मैटर ये करता है दोस्तों कि आप रुके नहीं। ठीक है, मैटर क्या करता है, आप रुके नहीं हो। कभी धीमा चलेंगे आप, कभी तेज चलेंगे आप, लेकिन रुकिए नहीं। जहाँ पे आप रुक गए दिक्कत वहाँ पे है। धीमा चलने से दिक्कत नहीं है, कम से कम आप 1 बाय 1 स्टेप चल तो रहे एटलीस्ट। लेकिन आप रुक गए तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखिए, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए दोस्तों। बहुत मुश्किल काम होता है कंसिस्टेंसी बनाना, कंटिन्यूसली किसी एक काम को करते रहना। तो यही मुश्किल काम को जो है आपको जीतना है और करते रहना है।
हमारी आप शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसी बात पे हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, दोनों ही लैंग्वेजेस में है, बेसिक टू एडवांस चल रहा है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो है एनसीईआरटी यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। और ये रहा आपका क्यूआर कोड, यहाँ से आप वीडियो को रोक के डायरेक्ट स्कैन कर लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर में जा करके नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल करके वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे इस जो है बेसिक फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ में इजाज़त दीजिए। जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज के जो है सेशन में हमने आपको बताई हैं, तो रिवाइज मारिए, उसको एक बारी देख लीजिए, ध्यान रखिए और खाते पीते मस्त रहिए। हमारे नोटबुक आईएएस के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ, मुझे भी बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है दोस्तों। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और शेयर कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको हम सुधार सकते हैं, तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।